हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वंशित राज। स्टडी ग्रुप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में 120 मॉक्स का पार्ट नंबर 8 करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, इस सीरीज में मैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के इंग्लिश के मॉक आपके सामने सोल्व करता हूं, जिसमें मैं आपको सिंपल और स्टूडेंट फ्रेंडली अप्रोच आपके सामने लेकर आता हूं, जिससे कि आप कम टाइम में बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। ज़्यादा इन द सेंस डिसेंट मार्क्स ला सकते हैं, 20+ मार्क्स। किसी भी लेवल का मॉक हो या कोई सा भी कंपनी का मॉक या कोई से भी एग्जाम का मॉक, डेफिनेटली आप 20+ ला सकते हैं विथ 100% एक्यूरेसी, अगर आप मेरी अप्रोच मेरे लॉजिक फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में मैंने गाइडली का मॉक लिया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट के क्वेरी और कमेंट आ रहे थे कि सर एक बार गाइडली का मॉक सॉल्व कर दीजिए, इसके जो लेवल है थोड़ा सा हाई रहता है। तो मैंने इसी बेस पे आज गाइडली का मॉक लिया है। तो गाइडली का ये जो मॉक है, ये मैंने लिया है एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का। तो ये मेमोरी बेस्ड है। तो मेमोरी बेस्ड लेना मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मेमोरी बेस्ड में हम जान पाएंगे कि एक्चुअल में क्या टच रहा था रियल एग्जाम में जब एसबीआई पीओ प्रीलिम्स हुआ। तो उससे सीखेंगे कि रियल एग्जाम में भी जो जो चीजें मैं आपको अभी तक सिखाता आया हूँ या जो चीजें मैंने अपने पेड कोर्स में सिखाई है, क्या वो अप्लाई हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, इससे आपको प्रूफ भी मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लगता है सारे लेवल के मॉक नहीं हो पाएंगे, तो उनके लिए भी यहाँ पर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने यहाँ पर जो चीजें मैं आपको अभी तक 7 पार्ट, पिछले 7 पार्ट्स के अंदर जितना भी कुछ मैंने आपको सिखाया है, सब वही रहने वाला है। अगर लेवल हाई भी होता है तो उसके लिए भी मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड करूंगा और कोशिश करूंगा मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा पाऊँ, इन डेप्थ सॉल्यूशन आपके सामने दे पाऊँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइडली का मॉक। तो ये रहा आपके सामने मॉक। तो मैंने क्या करा है, हर एक क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है एसबीआई पीओ प्रीलिम्स 2020 फ्री मेमोरी बेस्ड मॉक बेस्ड ऑन 18 दिसंबर। तो मैंने क्या करा है, हर एक क्वेश्चन का ऐसे स्क्रीनशॉट ले लिए। देखिए ये स्क्रीनशॉट है, ये पैराजंबल है यही वाला पैराजंबल। लेकिन यहाँ पे क्या स्क्रॉल बार बार करना पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है। तो मैंने क्या करा है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लिया। तो है वही पैराजंबल। तो आपको कैसे देना है ये देखिए, समझिए। अगर आप किसी की वीडियो देखते हैं, किसी भी टीचर की अगर आप वीडियो देखते हैं, तो आपको पहले जानना चाहिए कि उसका मैक्सिमम आउटपुट आप कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका मैक्सिमम आउटपुट मैं आपको बताता हूँ कैसे निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले होगा, तो आपको उसका टाइम दिया जाएगा, पर्टिकुलर टाइम। आपको कोशिश करनी है उस पर्टिकुलर टाइम में ही उस क्वेश्चन को आप कवर करें। अगर आप सारे ही क्वेश्चन में टाइम से क्रॉस हो रहे हैं या टाइम आपको ज्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब आपकी अप्रोच जो है वो बहुत लंबी है। आप ऐसे ज्यादा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे, आपका टाइम ही ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आपको टाइम ज्यादा लग रहा है तो आपको मेरी अप्रोच तो बहुत अच्छे से फॉलो करनी ही है। दूसरा, कोशिश ये करनी है कि आप जल्दी करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं मिला, कंफ्यूजन हो रही है, देन स्किप इट। ठीक है, और लास्ट में जैसे ही आपका आंसर आ जाए तो अपनी कॉपी में जरूर लिखना है। ठीक है, तभी मेरा सोल्यूशन देखना है। तो अपनी कॉपी में आंसर मतलब ऑप्शन नंबर दिखना है, आपका ऑप्शन नंबर क्या है, जिससे कि आपको पता लगे इस क्वेश्चन का लेवल क्या था, आपको कितना टाइम लगा और आपका आंसर क्या है। फिर आप मैच कर पाओ कि यार मेरे को इतना टाइम लगा, सर का कम टाइम लग रहा है और सर का आंसर सही आ रहा है, मेरे एक दो गलत भी हो रहे। तो ये सारी चीजें आपको मतलब पूरे वीडियो के एंड तक मैनेज करते हुए चलनी है, जिससे कि आपको अपना लेवल, अपना कॉन्फिडेंस आपको पता लग पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने पैराजंपल। तो आप सभी को पता है मैं हर एक क्वेश्चन के लिए आपको पर्टिकुलर टाइम देता हूँ। तो मेरा ये मानना है, जब कभी भी आपके एग्जाम में पैराजंपल आता है, तो आपको पैराजंपल को सबसे लास्ट में करना है। सबसे लास्ट इन द सेंस आरसी से जस्ट पहले। और आपको जो इसका जो स्टैंडर्ड टाइम है, मतलब जो इसका बहुत ही बढ़िया टाइम रहता है, इसके बाहर आपको नहीं जाना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग रहता है 2 मिनट। 2 मिनट्स बहुत रहते हैं। कोई भी पैराजंपल अगर आपके सामने आ रखा है तो आप 2 मिनट ले सकते हैं। हद से हद आप 3 मिनट कर लीजिए इसको, लेकिन 2 मिनट इनफ होता है। और जो अप्रोच मैं आपको सिखा रहा हूँ, उससे तो आप 2 मिनट से भी कम में बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरी बात सुनिए। अगर आपके सामने पैराजंबल आया तो आपको पूरा 1 मिनट पहले लेना है। आपको समझना है कि आपसे पेयर बन पा रहे हैं नहीं बन पा रहे हैं, आप आगे बना पाओगे नहीं बना पाओगे, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको कीवर्ड्स मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। तभी जाके आप अगला 2 या 3 मिनट इन्वेस्ट करना, नहीं तो आप इसको स्किप कर देना। और स्किप करने से पहले फर्स्ट क्वेश्चन जरूर लगा लेना, फर्स्ट सेंटेंस। मतलब फर्स्ट सेंटेंस बहुत ईजी होता है, फर्स्ट सेंटेंस तो हर एक पैराजंबल में मिल जाता है। तो आपको फर्स्ट सेंटेंस जाके जरूर लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। 2 मिनट 3 मिनट वेस्ट मत करिए। पहले मिनट में ही पता लग जाएगा कि आपके हाथ आएगा या नहीं आएगा। अगर हाथ नहीं आ रहा है तो स्किप इट और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो भी कुछ सिखाने वाला हूँ, सभी मैंने पहले से ही ऑलरेडी अपने पेड बैच में कवर करा दिया है। अगर आप सभी कुछ प्रीलियम से लेके मेंस तक सीखना चाहते हैं तो आप मेरा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर इन डेप्थ मैंने आपको सारी अप्रोच सिखाई है। जो जो मैं आज यूज करूंगा या जितनी भी वीडियोस मेरी आएंगी, इसमें जो जो चीजें यूज करूंगा ऑलरेडी पहले ही मैं कवर करा चुका हूँ। अगर आप टुकड़ों में ना देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं एक ही बारी में सीक्वेंस में आपको सब कुछ मिल जाए, जिससे कि आपका जो अगस्त में एग्जाम आ रहा है आप उसको अच्छे से टारगेट कर पाए, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं।
इसमें प्रीलियम से लेके मेंस तक सारी अप्रोच दी है, हर एक कंसेप्ट को डीपली कवर करा है, क्वेश्चन आंसर दिए हैं, प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दिए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने सोल्व कराए हैं, टेस्ट ले रहा हूँ, ठीक है। तो हर एक चीज के ऊपर मैंने बहुत अच्छे से ध्यान दिया, आपको एडवांस लेवल स्ट्रक्चर भी सिखाया, किस तरीके से सेंटेंस बनना है, हर एक चीज को बताया, ठीक है। तो आप मेरा पेड वाइज लेके उसको बहुत अच्छे से कवर करके अपने जो अगस्त का एग्जाम है उसमें बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। कोर्स कंप्लीट करिए, प्रैक्टिस करिए, अगस्त तक आपका बहुत अच्छे मार्क्स आने लग जाएंगे, ठीक है, अभी से ही आने लग जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा वो वाला पैराजम्पल, वही पैराजम्पल है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वीडियो पॉज कर लेना है, ठीक है, क्योंकि 2 मिनट में दूंगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए, अपना आंसर लगा लीजिए, ऐसे जो भी आपको आंसर लगाना है लगा लीजिए, ठीक है, फिर मैं आके आपको सोल्यूशन दूँ, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ सभी ने वीडियो पॉज करके अपना आंसर लगा लिया होगा। अब मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पैराजम्पल है ना, मॉक में जो आया था थोड़ा इजी करके आया था। मॉक में इन्होंने क्या करा था, इन्होंने ऐसे करा, ये क्वेश्चन नंबर जैसे मान लीजिए 1 है, तो पैराजम्पल का क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछा कि इसका सीक्वेंस, सही सीक्वेंस क्या है, ABCDE, मतलब इनका सही सीक्वेंस क्या है। ऐसे ऑप्शंस दे दिए मुझे, ऑप्शंस में क्या लिख दिया, क्या बी हो सकता है क्या, पहले BCDE, इस तरीके से उन्होंने खुद से ही बना के दे दिए। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा पैराजम्पल इजी हो जाता, ठीक है। ऐसे अगर वो बना के दे देते तो मैंने क्या करा, थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दे, तो मैंने ऑप्शन हटा दिए। अब ऑप्शन हटाने से क्या होगा, आपको पूरा पढ़ना है, फर्स्ट ढूंढना है, सेकंड ढूंढना है, थर्ड ढूंढना है, तो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम इन द सेंस, अगर आपकी अप्रोच सही नहीं है तो टाइम ज्यादा लग जाएगा और आंसर सही आए नहीं आए कोई गारंटी नहीं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली बात, इसको आपको किस तरीके से डील करना है, ऑलरेडी बेसिक्स कवर करा चुका हूँ, यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा है, बेसिक पैराजम्पल का बेसिक फ्री में बता दिया है। और पैराजम्पल की 4 वीडियो मेरे पेड बैच में पड़ी है, ठीक है, वो पेड है। बाकी फ्री में बेसिक्स मैं दे चुका हूँ मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे, फ्री में आप वो बेसिक सीख सकते हैं, ठीक है। और उसी बेसिक का यूज करके आज ये वाला पैराजम्पल मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, देखिए, सबसे पहले हमारे सामने पैराजम्पल आ रहा है, तो हम कोशिश ये करेंगे फर्स्ट सेंटेंस ढूंढने, और फर्स्ट सेंटेंस ढूंढते के साथ ही थोड़ा बहुत पेयर मिलाने की कोशिश को हम करेंगे, ठीक है। तो हमने पढ़ा ऑल दीज किसके लिए आया पता नहीं है, तो ये फर्स्ट सेंटेंस हो नहीं सकता। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इनफॉर्मल लर्निंग स्टार्ट विथ मदर इमीडिएटली आफ्टर द चाइल्ड इज बोर्न विथ वेरियस गेस्चर साउंड, क्या लिखा हुआ है, राइम्स एंड सोल्स, ठीक है। तो यहाँ पर बी में क्या बोला जा रहा है, इनफॉर्मल लर्निंग की बात, क्या पता हो जाए, हो भी सकता है, क्या पता, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। एंड से सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, लेकिन पढ़ लेते हैं। एंड देन स्टार्ट द फॉर्मल लर्निंग प्रोसेस थ्रू स्कूल एजुकेशन एंड देन कॉलेज एंड हायर एजुकेशन। तो इसका मतलब ये है, कुछ चीज हो रही है देन स्टार्ट, उसके बाद ये कुछ स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो समझेंगे इसको, ये हो क्या रहा है, किसके बाद आ सकता है। चलिए, इस तरीके से आपको थोड़े बहुत कीवर्ड को नोटिस करते हुए निकलना है। ऐसा नहीं कि बस ये पहला नहीं हो सकता, काटा मार दिया, थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा कोशिश करो कोई कीवर्ड हाथ लग जाए। आगे बढ़ते हैं, डी को पढ़ते हैं। The process of learning has always been associated with children and youth. Okay, the word learning here includes both its dimension, informal as well as formal. तो सभी को आपको पता लग गया होगा, ये डी वाला सेंटेंस पढ़ते हैं कि डी ही इसका फर्स्ट होगा। क्यों होगा फर्स्ट, क्योंकि डी में बात हो रही है लर्निंग की, कैसे लर्निंग करते हैं। तो 2 तरीके से हम लर्निंग कर सकते हैं, एक होता है इनफॉर्मल एज वेल एज होता है फॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इनफॉर्मल की बात चली रही थी, तो इसका मतलब ये है कि ये डी वाला जो ऑप्शन है हमारा पहला सेंटेंस हो। क्लियर है बात, समझ में आ गई सभी को। तो इसका मतलब क्या है, हमारा डी हो जाएगा पहला सेंटेंस। तो अब डी में क्या बोला जा रहा है कि 2 तरह की लर्निंग होती है, इसमें इंक्लूड, देखिए बोला जा रहा है इंक्लूड्स होते हैं इसमें इनफॉर्मल और फॉर्मल। तो जब कभी भी मैंने आपको बेसिक्स में बता रखा है, जिसकी बात पहले होगी आपको उसको पहले डिफाइन करना, ठीक है। जिसकी बात पहले होगी आपको उसको पहले डिफाइन करना। तो इनफॉर्मल की बात पहले हुई है, तो आप देखिए इनफॉर्मल कहाँ पे आया, देखिए बी में ही इनफॉर्मल आया। तो इसका मतलब ये है डी के बाद मेरा बी ही आना चाहिए। तो क्या बोला जा रहा है, इनफॉर्मल जो लर्निंग है वो स्टार्ट हो जाती है, पढ़ लिया हमने, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हमारे को चेक करना है इसके बाद क्या आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें फॉर्मल वाला ढूंढना है। फॉर्मल का लिखा है, देखिए एक फॉर्मल लर्निंग यहाँ पर लिखा हुआ, दूसरा फॉर्मल लर्निंग देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ टीचिंग थ्रू फॉर्मल। अब जरा चेक करते हैं कि बी के बाद, देखिए दोनों पे फॉर्मल है ना, तो दोनों को चेक करना पड़ेगा भाई, मैं कौन सा पहले लगा। तो हमने यहाँ पर बी में चेक करा कि भाई बी में आ रहा है, बी के बाद देखिए फॉर्मल लर्निंग सी में आ रहा है एक, तो दूसरा फॉर्मल लर्निंग ई में आ रहा है। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा भाई सी लगाऊं या मैं ई लगाऊं, ठीक है। उससे पहले आप ये भी देख लीजिए, दीज एम, कुछ चीजें, ऑल दीज मतलब कुछ चीजें हुई होंगी। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, दीज एम एट बिल्डिंग बोथ टेक्निकल एज वेल एज सॉफ्ट लाइफ स्किल। तो हमें अगर ये मिल जाए कि ये दीज किसके लिए आ रहा है, तो हमारा एक छोटा सा पेयर निकल सकता है। तो चेक करते हैं दीज की बात किस में हो रही है। तो देखिए,
डी और बी तो हमारा फिक्स है ना, इसको तो कोई नहीं छेड़ सकता, ये पहला हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही इजी करके बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हमारे को ए लगाना है, तो इसका मतलब ये है ए से पहले क्या आ सकता है, देखिए बी आ सकता है कि ए से पहले। यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर बोला गया है कि जो चाइल्ड बोर्न होता है इस चीजों के साथ वो बोर्न होता है। यहाँ पे कुछ एम नहीं है, कुछ चीज कराई जा रही होगी, उसका एम ये है कि वो बिल्डिंग कर सके बोथ एज वेल एज सॉफ्ट लाइफ स्किल, टेक्निकल और सॉफ्ट दोनों सीख सके। इन चीजों का एम ये, तो किन चीजों का एम ये हो सकता है, ये हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। तो हमने यहाँ पर पढ़ा एज द चाइल्ड ग्रो अप एल्डर स्टार्ट टीचिंग थ्रू फॉर्मल। अब आप देखिए हमें क्या भरना था, बी के बाद सी या ई में से एक भरना था। तो अब आप देखिए हम एंड लगा सकते हैं क्या, एंड एकदम से अगर आप सी वाला लगाओगे तो गलत हो जाएगा। एंड देन स्टार्ट, तो इसका मतलब ये है हमारे को बी के बाद ई वाला ऑप्शन लगाना है। क्यों लगाना है, देखिए समझिए क्या बोला जा रहा है, एज द चाइल्ड ग्रो अप एल्डर स्टार्ट टीचिंग थ्रू फॉर्मल। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वो स्टार्ट कर देते हैं फॉर्मल से देना, ठीक है। कैसे फॉर्मल से देना, एंड फिलोसॉफिकल स्टोरीज, कोई फिलोसफिकल स्टोरीज सुनाते हैं, माइथोलॉजिकल फिगर सुनाते हैं, एंड सो इस तरीके से सुनाते हैं। उसके बाद ठीक है, जैसे ही वो बड़ा होगा तो पेरेंट्स पहले अपनी स्टोरीज फॉर्मल स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हमें पता चल गया डी के बाद भी, फिर उन्होंने फॉर्मल स्टार्ट कर दी, क्योंकि पहले इनफॉर्मल के बारे में बता दिया, उसके बाद उन्होंने फॉर्मल स्टार्ट कर दिया, ठीक है, थर्ड हो गया। उसके बाद फॉर्मल कहाँ था, एंड देन स्टार्ट दी फॉर्मल लर्निंग प्रोसेस थ्रू स्कूल, और फिर बाद में वो स्कूल भेजते हैं, ठीक है। पहले घर पे थोड़ा बहुत बताते हैं ना, बिल्कुल बच्चे को पैदा होते स्कूल तो नहीं भेज देते, और पहले वो थोड़ा बहुत बताते हैं, जैसे फिगर्स दिखाते हैं, स्टोरी सुनाते हैं, इस तरीके से। उसके बाद वो क्या करते हैं, देन स्टार्ट दी फॉर्मल लर्निंग प्रोसेस थ्रू स्कूल। तो पहले उन्होंने स्टार्ट करा, एल्डर्स स्टार्ट टीचिंग थ्रू फॉर्मल, फॉर्मल से स्टार्ट करते हैं, इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद वो क्या करते हैं, अब आ जाएगा सी, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, डी बी ई सी, अब एक ही ऑप्शन बच रहा है, ए बच रहा है, तो ए हमारा विल बी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ऑल द सेम, किसका एम ये होता है, इन सब चीजों का, कि वो स्कूल भेज रहे हैं, देन कॉलेज भेज रहे हैं, देन हायर एजुकेशन में भेज रहे हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों तरीके से तैयार हो जाए, टेक्निकली मतलब अगर वो अपने कोर्स करेगा, स्टडी करेगा, तो टेक्निकली भी वो हो जाएगा, ट्रेंड हो जाएगा, और उसके अंदर सॉफ्ट और लाइफ की स्किल भी आ जाएगी, भाई सॉफ्ट कैसे रहना है, लाइफ में क्या क्या करना है। तो अगर वो सारे फेजेस से होते हुए गुजरेगा तो उसके सामने सारी स्किल्स भी आ जाएगी। तो इसका मतलब हमारा जो सही सीक्वेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी बी ई सी ए। किस किस का ये बना है जरा बता दीजिए। और बहुत ही सिंपल था, कुछ भी नहीं करना था आपको, बस डी भी पता है, डी भी आएगा। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए, इनफॉर्मल की बात होगी, हमें इनफॉर्मल ही लगाना है, और इनफॉर्मल दो में था। अब आपको इन दोनों में से चेक करना था पहले कौन सा है। तो पहले मैंने आपको बता दिया, पहले एल्डर्स स्टार्ट करेंगे, उसके बाद वो स्कूल भेजेंगे, बस क्लियर सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हमारा सही सीक्वेंस से बनेगा। तो अगर आप ये बना लेते, मान लेते हैं आपको 3 मिनट भी यहाँ पर लगे होते, 3 मिनट ले लेता हूँ मैं, वैसे 3 मिनट्स लगेंगे नहीं, तो आपके 5 मार्क्स आराम से आ जाते, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन 5 थे, तो आपके यहाँ पे 5 मार्क्स आ जाते 3 मिनट्स में। आगे चले, 3 मिनट्स में 5 मार्क्स, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है, हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको 30 सेकेंड दे सकता हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन है, जैसा कि आपको ऑप्शन से ही पता चल रहा है, ये वर्ड स्वैप वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इसको बनाइए, मैं आपको टाइम दे देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, तो थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। चलिए 30 सेकेंड का टाइम आप सभी के सामने है, इसको बनाइए। टाइम ओवर। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने अपना ऑप्शन जरूर पिक कर लिया होगा। अब देखिए इसकी अप्रोच क्या है, बहुत ही इजी, मिनिमम 10 सेकेंड, मिनिमम, ठीक है। 10 सेकेंड आपको इसको देने हैं मिनिमम, बस, ठीक है। उससे ज्यादा अगर आप दे रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है आप अप्रोच से नहीं जा रहे, आप इसको रीडिंग से जा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए इसमें आपको क्या चेक करना है, एक बहुत ही खूबसूरत वर्ड होते हैं, एक होता है और एक होता है एंड। ये दोनों ही वर्ड बहुत ही शानदार वर्ड होते हैं। शानदार कैसे होते हैं समझते हैं। देखिए जब कभी भी मैं और लिखूंगा ना, तो मैं इसके आसपास जो भी लिखूंगा वो लगभग सेम होगा, ठीक है, वो लगभग सेम होगा। और एंड के भी आसपास जो भी लिखूंगा वो लगभग सेम होगा, वो एक ही तरह की बात कह रहे होंगे, या एक ही तरह की वोकेबलरी यूज हो रही होगी। तो बस आपको यहाँ पर वो और यहाँ दिख रहा है,
तो ये कीवर्ड होते हैं, ये अप्रोचेस होती, इस तरीके से आपको पकड़ना रहता है। अगर आपने यहाँ पर और देख लिया होता तो आप सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हॉस्पिटलाइजेशन, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे पढ़ा इंक्रीज इन हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स इन इंडिया। तो आप बताइए हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स रिलेटेड है आपस में, कैसे रिलेटेड है अभी बताते हैं। देखिए यहाँ पे केसेस की बात हो रही है, अगर आप इसको थोड़ा बहुत पूरा नहीं भी पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा यहाँ पर जो बात हो रही है कहीं ना कहीं केसेस से रिलेटेड बात हो रही है, कहीं ना कहीं वायरस से रिलेटेड बात हो रही होगी। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इंक्रीज हो रही है कोई चीज, इंक्रीज हो रहा है किसके अंदर, हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर हो रहा है, डेथ के अंदर हो रहा है। तो इसका मतलब ये है मेरा पास जो हॉस्पिटलाइजेशन है ये एक नाउन है, ठीक है, और यहाँ पे जो डेथ लिखा हुआ है ये भी एक नाउन है। तो दोनों तरफ नाउन ही आएगा, सेम पार्ट ऑफ स्पीच फॉलो होती है, और आए या एंड आए दोनों में एक ही बात होती है। तो स्पाइक तो मेरा एडजेक्टिव है, स्पाइक होना, ये भी मेरा एडजेक्टिव है, ये नहीं आ सकता। अब रह गई बात सी की, तो सी में क्या बोला जा रहा है, कनकॉमिटेंट, तो ये भी आपका यहाँ पर एडजेक्टिव, ये भी आपका क्या है, एडजेक्टिव है। अगर नहीं भी पता था आपको तो भी आप हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ को लगभग ये एक ही बात हो रही है कि ना तो हॉस्पिटलाइजेशन में इंक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है या डेथ में इंक्रीज हो रहा है इंडिया के अंदर, दोनों एक ही बात, ठीक है। तो इसका मतलब ये है डी मेरा कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा, डी को हम छेड़ ही नहीं सकते। तो अगर हम डी को नहीं छेड़ सकते तो जिस ऑप्शन में डी है उसको मैं कैंसिल आउट कर दूं, तो अब हमारा आंसर क्या होगा, या तो ए भी होगा या फिर नो इंटरचेंज रिक्वायर्ड होगा। जरा चेक कर लेते हैं। तो देखिए हाई और स्पाइक एक साथ नहीं आ सकते, हाई और स्पाइक दोनों का मीनिंग एक है, तो इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पर करेक्शन तो करना ही पड़ेगा, नो करेक्शन रिक्वायर्ड हमारा आंसर हो नहीं सकता। अब बिना देखे बिना सोचे समझे हमारे को आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा, क्योंकि डी बाय डिफॉल्ट कट गया, क्योंकि डी अपनी जगह सही था, एक ही ऑप्शन बचा, नो करेक्शन रिक्वायर्ड हो नहीं सकता, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट। बताइए सभी को क्लियर हुआ, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही अच्छे से, मतलब बिल्कुल भी यहाँ पर कुछ भी ऊट पटांग सी चीजें नहीं लगाई है। जिस तरीके से रूल कंसेप्ट होते हैं वो सारी बता के आपको मैंने 100% एक्यूरेसी के साथ आपको यहाँ पे मैंने आंसर ला के दिया। अगर आपको वीडियो कंसेप्ट अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और वर्ड्स में आपके काफी सारे क्वेश्चन में पहले सीरीज में मतलब जो 7 पार्ट है उसमें करा चुका हूँ, आप उसमें भी जाके देख सकते हैं, जिससे कि आपका थोड़ा सा जो ऑब्जर्वेशन है और अप्रोच है वो मेरी तरह हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए 5 क्वेश्चन थे पैराजंपल के, ये रहा 6 क्वेश्चन अपना, ये है 7th क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको बनाइए, 30 सेकंड का टाइम आप सभी के सामने। बहुत इजी क्वेश्चन ये भी। देखिए जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ आप खुद देखिए वो रिपीट होती हैं, बार बार रिपीट होंगी, इस स्मोक में नहीं होगी, दूसरे में होगी, तीसरे में होगी, रिपीट होंगी, और रियल एग्जाम में तो आपको लगेगा सभी रिपीट आ गया। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्या हो रहा है समझते हैं। देखिए मैंने अभी आपको जस्ट जस्ट पहले आपको क्या बताया, और एंड दोनों आसपास सेम पार्ट ऑफ स्पीच लेते हैं, लगभग सेम टाइप के ही यहाँ पर वर्ड्स या वोकैब लिखे जाते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए एंड लिखा हुआ है, बस अब मैं एंड को पकड़ लूंगा। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इवन विथ मोस्ट, मोस्ट मतलब कोई चीज ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और मैं ऐसी कौन सी चीज रख सकता हूँ जो इससे रिलेटेड हो, तो देखिए बिजनेसेस लिख सकता हूँ, बैक टू नॉर्मल फंक्शनिंग। तो ये बहुत ही इजी सा एक आपको लॉजिक सा लगाना था कि भाई दोनों तरफ मुझे ऐसी चीजें लिखनी है जो नॉर्मल फंक्शनिंग में वापस से आ गए हैं, तो बिजनेसेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो इसका मतलब ये है कि मेरा ए गलत है, ए की जगह पे डी को पहुंचाना था, तो ए की जगह डी पे पहुंचाना था, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी को आंसर विद इन 10 सेकेंड मिल गया होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ और बताने वाली बातें नहीं थी। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इसको बनाइए, 30 सेकंड का टाइम आपको दे।
टाइम ओवर। उम्मीद करता हूँ सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। चलिए चेक करते हैं इसको किस तरीके से बनाना। देखिए सबसे पहले हम ग्रामर से इसको चेक करेंगे। तो देखिए ग्रामर से अगर मैं चेक कर पा रहा हूँ तो सबसे पहले यहाँ पर जो मुझे लग रहा है कि वनरेबल सही है अपनी जगह। क्यों सही है? क्योंकि देखिए यहाँ पे आर्टिकल दा लिखा हुआ है, यहाँ पे आर्टिकल दा आया हुआ है, और आर्टिकल दा किसके लिए आया होगा? पॉपुलेशन के लिए आया होगा। और उसके पहले हमें क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए। अगर आपको ऐसे नहीं मिला तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते थे। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? द इन्फेक्शन ऑफ इन्फेक्शन। क्या ऐसा कभी होता है? द इन्फेक्शन ऑफ इन्फेक्शन पढ़ने में ही गलत लग रहा है, कोई तुक ही नहीं बन रहा है, इसका मतलब भी नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे इन्फेक्शन तो गलत है। अगर इन्फेक्शन गलत है तो मैं क्या लगा सकता हूँ? तो आप देखिए यहाँ पे आर्टिकल दा लगा हुआ है। तो जब भी आर्टिकल आता है तो इसके जस्ट बाद हमें नाउन चाहिए होते हैं। अगर जस्ट बाद नाउन नहीं आ रहा है तो हो सकता है बीच में एक एडजेक्टिव आ जाए, फिर नाउन आ जाए, जैसा कि मैंने आपको ऑप्शन नंबर बी में बताया। देखिए आर्टिकल दा यहाँ लगा था तो पॉपुलेशन यहाँ लगा हुआ है, तो ये नाउन है। जस्ट बाद तो नहीं आया ना, लेकिन इससे पहले जो भी आएगा वो एक एडजेक्टिव रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है अगर यहाँ पे आर्टिकल दा लिखा हुआ है और इसके बाद सिर्फ एक ही वर्ड आ सकता है, उसके बाद प्रीपोजिशन आ रहा है, तो ये डेफिनेटली नाउन ही होना चाहिए। इन्फेक्शन गलत है, अब इसकी जगह आएगा क्या? देखिए बी आ नहीं सकता, या तो इसकी जगह ए आएगा या इसकी जगह क्या आएगा? सी आएगा, दोनों में से एक आएगा। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं यहाँ पर आना क्या चाहिए था। तो अगर आप इसको यहाँ पर पढ़ेंगे टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, तो रिड्यूस द रिस्क बिल्कुल सटीक और बहुत ही करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बैठेगा। तो इसका मतलब क्या है? मैं ए को रिप्लेस कर सकता हूँ डी से, तो इसका भी ऑप्शन नंबर आ जाएगा मेरे पास ए। इसको भी हमें रिप्लेस करना पड़ेगा ए से डी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, इसको बनाइए। इसका आंसर अगर आप मेरे नजरिए से देखें तो आप 5 सेकंड में इसका आंसर लगाएंगे। कितने सेकंड में? 5 सेकंड। चलिए बनाइए। टाइम ओवर। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। देखिए इसमें आपको कैसे चेक करना था? इसमें आपको ऐसे चेक करना था। देखिए मैं अक्सर प्रीवियस वीडियो में बताते हुए आ रहा हूँ कि जहां जहां पे बोल्ड दिया होता है उसके आसपास ही आंसर तक पहुंचने का रास्ता होता है। जहां जहां भी आपके सामने बोल्ड लेटर दे रखे होते हैं उसी के आसपास आपके सामने आंसर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब मैं बोल्ड वाले लेटर्स को नोट कर रहा था तो मैंने यहाँ पे टू को पढ़ लिया, टू को मैंने पढ़ लिया और टू से मैंने एक कीवर्ड बना लिया। टू को मैंने ऐसा कीवर्ड ये बनाया कि टू के बाद 100% श्योरिटी है। अगर कोई चीज दो है तो मतलब मैं गिन पा रहा हूँ, इसका मतलब आगे जो भी चीज आएगी वो कैसी आएगी? वो प्लूरल आएगी। कब आएगी प्लूरल? जब इसके आगे कोई नाउन नहीं लगा होगा। तो मैंने यहाँ पर वही वाला रूल, वही वाला कंसेप्ट जो मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार सिखा चुका हूँ, वो मैंने यहाँ पर देखा, चेक करा, लग रहा है क्या? तो देखिए यहाँ पे टू लगा हुआ था, तो टू के बाद एक ही वर्ड की जगह है और उसके बाद कोई नाउन या कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब मैं समझ गया जो भी चीज आएगी वो नाउन होगा एक तो, क्योंकि टू है। टू के बाद हमें नाउन लिखना पड़ेगा, कोई चीज हम गिन पा रहे हैं तो टू के बाद हमें जो भी नाउन लिखना है प्लूरल लिखना है। बस मैंने नजर घुमाई, देखा प्लूरल नाउन कहाँ है, तो सिर्फ और सिर्फ मुझे ऑप्शन नंबर ए में प्लूरल नाउन मिला, डोजेस, 2 डोजेज। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे भी हमारा जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ए को हमें रिप्लेस करवाना पड़ेगा डी से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ए को डी से रिप्लेस करवाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक कंसेप्ट और वापस से मैं आपका क्लियर कर दूं। देखिए यहाँ पे जो आर्टिकल दा लगा हुआ है इसके बाद हमें नाउन चाहिए होता है, लेकिन नाउन जरूरी नहीं है जस्ट बाद आ जाए। नाउन देखिए वैक्सीन लिखा हुआ है, तो इसके बीच में जो भी वर्ड आएगा वो हमारा एडजेक्टिव आएगा। अब देखिए अगर आप डी को वहां भेज रहे हैं तो डी एडजेक्टिव ही है। मैंने बता रखा है अपने कोर्स में, पूरी पीडीएफ दे रखी है। ऐसे कौन कौन से वर्ड होते हैं, ऐसे कौन कौन से की वर्ड होते हैं, या ऐसे कौन कौन से प्रीफिक्स होते हैं, ठीक है, सॉरी ऐसे कौन कौन से सफिक्स होते हैं जिससे कि आप एडजेक्टिव ढूंढ सकते हैं। तो उसमें एक ए एल भी एडजेक्टिव होता है, जिसके पीछे ए एल लगा होता है वो एडजेक्टिव होता है। तो देखिए ए एल वाला इधर चल जाएगा, इस नाउन को अपना एडजेक्टिव मिल गया और इस टू को अपना प्लूरल नाउन मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ए को डी से रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, इसको बनाइए।
इसका देखते हैं आंसर कौन देता है। 30 सेकंड का टाइम देते हैं। इसका आंसर देखते हैं किस किस का सही हो। लगाइए अपना। और मैं इसका आंसर आपको 5 सेकंड में दिला सकता हूँ। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो मैं जब ये मैं मॉक मतलब दे रहा था, क्योंकि जो भी मैं मॉक आपके सामने लेकर आता हूँ मैं खुद देता हूँ पहले, ठीक है ना। तो मैं जब ये दे रहा था तो मुझे लगा वाकई में इसमें बहुत ज्यादा मतलब फंसाने की कोशिश करेगी ये स्टूडेंट को ऑप्शंस में, कंसेप्ट में। तो उसी का मैं आज इसलिए मैंने कहा यार इसको तो बहुत ही अच्छे तरीके से आज इसको करवाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं ये वाला डिजाइन करके आपके सामने लेकर आया। देखिए समझिए, यहाँ पे आर्टिकल दा रखा है, तो मैंने आपको क्या कहा है, लास्ट वाला आपका क्या होता है, नाउन होता है। तो यहाँ पे वैक्सीन हमारा नाउन, समझ गए बात को। तो वैक्सीन से जस्ट पहले जो भी वर्ड आएगा वो एडजेक्टिव आएगा। देखो उन्होंने एडजेक्टिव लिखा हुआ, एल भी आ रहा था। और इसके बाद अगर कोई आप वर्ड लगाना चाहते हो तो वो आप एडवर्ब लगाओ। देखो एडवर्ब भी लगा रखा है, जिसके पीछे एलवाई होता है वो एडवर्ब होते हैं, सब कुछ कर रखा है। तो यहाँ पर तो मुझे गड़बड़ लगी नहीं, लेकिन जैसे ही मैं आगे आया तो मेरा को यहाँ पर एक गड़बड़ मिल गई, जो मुझे इसका आंसर 5 सेकंड में लगाने पर मुझे इसने मजबूर कर दिया। क्या है देखिए समझिए, यहाँ पे कैन लिखा हुआ है, बता चुका हूँ बहुत बार, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक हल्का सा और थोड़ा सा आप लेवल अप कर लीजिए। कैन एक मोडाल होता है, मोडाल के बाद मैंने आपको क्या कहा है, जस्ट बाद आपकी वर्ब आती है, यही बोल रखा है। चलिए चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैन लिखा हुआ है, तो कैन के बाद एडवांटेजेस तो कभी भी होगा नहीं, कैन के बाद एडवांटेजेस कभी भी नहीं होगा, क्योंकि कैन के बाद जो वर्ब आती है, अगर डायरेक्ट बाद अगर आप वर्ब लगा रहे हो मोडाल के बाद, तो वर्ब की बेस फॉर्म आती है बिना एस ई एस के, ठीक है। और एडवांटेजेस यहाँ पर बिल्कुल ही गलत है, तो मैं समझ गया बी तो गलत है। अब मैं जुट गया ये ढूंढने में कि आएगा क्या। तो मैंने यहाँ पर देखा कि मुझे वर्ब तो चाहिए भाई, कैन अगर मोडाल आया तो वर्ब चाहिए। तो मैंने यहाँ पे देखा कैन ये पढ़ा, और वर्ब देखिए ये रही प्रिवेंट, प्रिवेंट वर्ब होती है ना। तो मैंने देखा यार वर्ब मिल गई प्रिवेंट। अब जब मुझे कैन मिल गया, कैन एक मोडाल है, और इसके बाद अगर मुझे वर्ब मिल गई, तो मैंने देखा इसके बीच में आ कौन सकता है, ऐसा कोई वर्ड जो 100% श्योरिटी दे कि मैं ही आऊंगा। तो वो मुझे आंसर मिला एडवर्ब ही आ सकता है। और आप सभी को सिखा चुका हूं, वर्ब से पहले या वर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो एडवर्ब करता है। एडवर्ब जो होता है वर्ब और एडजेक्टिव दोनों को क्वालिफाई करता है, तो इसका मतलब यहाँ सिर्फ एडवर्ब भी आ सकता है, और एडवर्ब तो सिर्फ एक ही है हमारे पूरे क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर ए। तो मैं सीधा समझ गया कि यार यहाँ पर ए आना चाहिए था। अगर यहाँ ए आएगा तो डेफिनेटली ए से रिप्लेस हो जाएगा बी, और ये आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका ये जो चीज है, ये जो कंसेप्ट है, ये 100% एक्यूरेट है। सी और डी को तो चेंज होना ही पड़ेगा, आपको इसको चेक करने की भी जरूरत नहीं थी। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। बताइए कैसी लगी अप्रोच। अगर ये अप्रोच अच्छी लगी तो प्लीज एक बार, एक सेकंड लगेगा आपको, जाइए लाइक जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नहीं करा है तो, और वीडियो को शेयर जरूर करिए, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट चाहिए तभी मैं इतना बड़ा टारगेट 120 मॉक्स का कर पाऊँ। और ये जो मॉक्स अगर आपने कर लिए तो डेफिनेटली कोई से भी लेवल का एग्जाम आपको उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना, आपके डेफिनेटली मार्क्स बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब आपके सामने आ गए हैं एरर्स के क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही शानदार, इसमें भी काफी अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं। चलिए बनाइए, 30 सेकंड का टाइम आपको दे रहा हूँ। टाइम ओवर हो चुका है, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने अपना आंसर पिक कर लिया हो। चलिए इसका सॉल्यूशन देता हूँ बहुत शानदार तरीके से, किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना। देखिए क्या बोला जा रहा है, जब भी आपके सामने एरर का क्वेश्चन आएगा तो आपको स्टार्टिंग से पढ़ते हुए चलना, और हर एक चीज की आपको पार्ट ऑफ स्पीच इन द सेंस हर एक चीज का आपको बताना चाहिए। सब्जेक्ट है, इसके लिए वर्ब आ रही है, और ये सब्जेक्ट यहाँ आ रहा है, ये वर्ब यहाँ आ रही है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, सबको दिखना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए किस तरीके से पढ़ना है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मेडिकल एक्सपर्ट एक से ज्यादा है, ठीक है, हैव आया, बात खत्म। देखिए सब्जेक्ट और इसकी वर्ब आ गई, कोई दिक्कत नहीं।
हैव और हैज, हेड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आ रही है। डैट, डैट के बाद आपको पता होना चाहिए एक नया सब्जेक्ट आता है, ये रहा, द कोविड-19 पेंडेमिक। नया सब्जेक्ट भी आता है और वर्ब भी आती है, दोनों चीजें। ठीक है, अभी यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है क्योंकि आर्टिकल से स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द कोविड-19 पेंडेमिक, सिंगुलर है, ये रही इसकी वर्ब, बात खत्म, और इसके बाद वर्ब की थर्ड। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। आगे चल जाते, आगे चले। सीन आ, यहाँ पर अगर आर्टिकल ए आया है तो चेक कर लो भाई, लास्ट वाला नाउन ही है ना, नाउन। और नाउन के जस्ट पीछे एडजेक्टिव भी लगा हुआ है, ए बी एल ई वाले क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। इन एक प्रिपोजिशन है, इसके बाद नाउन चाहिए, केसेस। ठीक है, ऑफ, ठीक है, चिल्ड्रन डेवलपिंग मायोपिया, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही लिखा हुआ है। यहाँ पर कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं कहता कि कुछ एरर है, तो यहाँ तक कोई एरर नहीं, मतलब ए में और बी में कोई एरर नहीं। चलिए, कोमा है, तो कोमा जब भी आता है तो कोमा के बाद क्या होता है, कोमा के बाद भी दो चीजें होती है, या तो वर्ब आ रही है या फिर न्यू सब्जेक्ट। तो अब चेक करते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कोमा आ रहा है तो आर्टिकल ए आ रहा है, तो इसका मतलब कंफर्म है कि नए यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है। तो आर्टिकल ए किसके लिए आ रहा होगा, ये कंडीशन के लिए आ रहा है। ठीक है, अब ये कंडीशन कैसी थी, कॉमन कॉमन विजन कंडीशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आने दो। इन विच नियर ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर क्या होता है, जो नियर ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपीयर होते हैं क्लियर, वो क्या होते हैं, अपीयर होते हैं क्लियर। तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अगर ऑब्जेक्ट्स एक से ज्यादा हैं और वो अपीयर हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो एस है इसके अंदर हटा रखा है, तो मतलब प्लूरल वर्ब बना रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा है तो अपीयर ही आएगा। आगे चलते हैं। तो बट का भी मैंने आपको दो रूल बता रखे हैं। एक रूल ये बता रखा है, जब प्रीपोजिशन होगा तब क्या होता है, जब कंजंक्शन होगा तब क्या होगा। ठीक है, दोनों ही रूल बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ पेड बैच में डिटेल में बता रखा है। तो अभी यहाँ पे जो बट दे रखा है ये कंजंक्शन का काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है कंजंक्शन का, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स आ गया, ऑब्जेक्ट्स मतलब एक नया नाउन आ गया, मतलब एक नया सब्जेक्ट आ गया। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा वो हमारा नया सब्जेक्ट हो जाएगा। क्या, चलिए आगे। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं कहाँ पर, फार्दर अवे, जो फार्दर अवे मतलब दूर है। ठीक है, फार्दर अवे, वो क्या कर रहे हैं, लुक्स ब्लरी कर रहे हैं। अब आप बताइए, यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट था ये क्या था, हमारा सब्जेक्ट था, तो अब इसके लिए लुक्स नहीं होगा ना, क्योंकि जब मैं लुक्स लिख रहा हूँ मतलब मैं सिंगुलर चीज के लिए लुक्स लिखूंगा, क्योंकि सिंगुलर वर्ब के लिए हम एस या ई एस लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट एक से ज्यादा है, तो यहाँ पर लुक। क्लियर है बात, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, एक एक वर्ड को इस तरीके से पकड़। हो सकता है मैं समझा रहा हूँ, टाइम लग रहा हो, लेकिन जब आप ये सब चीजें सीख लेंगे बहुत अच्छे से, इस अप्रोच को जान लेंगे, हर एक चीज को बिल्कुल बेसिक, कब क्या आता है कब क्या नहीं आता है, कब वर्ब आती है, ये सब अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे मेरे साथ, तो आपको ये विद इन 10 सेकेंड 20 सेकेंड दिखने लगेगा। आप इस तरीके से, आपकी आईज ऐसे चलेगी, अच्छा ये रहा, ये रहा, ये गलत, ऐसे इस तरीके से आप करेंगे। क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट है जिन्होंने कोर्स ले लिया, कंप्लीट कर लिया, अब उनसे लोग, मतलब उनसे जो बाकी के स्टूडेंट है वो उनसे अपनी प्रॉब्लम पूछते हैं, और वो यूं ऐसे उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। मतलब उनसे वो एरर के क्वेश्चन या कोई भी अलग अलग मतलब टाइप के क्वेश्चन इंग्लिश से रिलेटेड पूछते हैं, तो वो डेफिनेटली यूं ऐसे छोड़ कर देते हैं। तो इसका मतलब ये मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा कि आप अपनी तो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ही, आपको जो जो डाउट्स आ रहे हैं आप दूसरों के भी करने लगेंगे। इतना डीप, इतना इन डिटेल में आपको सिखा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है एरर डिटेक्शन का, इसको बनाइए। 30 सेकंड का टाइम दे देता हूँ आपको मैं। टाइम ओवर। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने अपना आंसर ढूंढ लिया होगा। देखते हैं इसमें क्या एरर है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हमें पता नहीं है एरर का है, लेकिन हमें हमारे कंसेप्ट, हमारे अप्रोच, हमारी ऑब्जर्वेशन बता देगी एरर का। चलिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अमेजोन का जो सीईओ है उसने अनाउंस करा है। ठीक है, तो अनाउंस के जस्ट पहले लगा है, एडवर्ब लगा हुआ है, एलवाई आ रखा है, कोई दिक्कत नहीं, सही लिखा हुआ। डैट के बाद वापिस से बताया नया सब्जेक्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, द प्रोसेस, काय का प्रोसेस भैया, ऑफ ले ऑफ का, ऑफ ले ऑफ, वुड। तो यहाँ पर ये रहा सब्जेक्ट, देखिए ये रहा सब्जेक्ट, ये रिवर, बात खत्म, ये रहा सब्जेक्ट, ये रिवर, वुड, वुड के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, कंटिन्यू आ रहा है। फॉर आ फ्यू, अगर आ फ्यू आ रहा है तो आगे हमें प्लूरल सब्जेक्ट चाहिए, सॉरी प्लूरल नाउन चाहिए। आ फ्यू गिनती वाली चीज है, आगे ऐसा नाउन चाहिए जो गिना जा सके और एक से ज्यादा होना चाहिए। आ फ्यू मंथ्स, ठीक है। एंड डैट के बाद नया सब्जेक्ट, डैट दी, आर्टिकल आ रहा है तो नाउन ये रहा, एम्प्लॉइज, ये नाउन होगा। तो नाउन से जस्ट पीछे हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, तो इम्पेक्टेड लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं।
वर्ब के अंदर थर्ड फॉर्म लगा के भी हम एडजेक्टिव बना सकते हैं, तो एडजेक्टिव बना रखा है, कोई भी दिक्कत नहीं। ये रहा सब्जेक्ट, इसकी वर्ब यदि विल भी अगर आ रखा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रखी है। वंस द कंपनी एक्सेस एवरीथिंग, तो वह बताइए हमने एक एक वर्ड को या एक एक सेंटेंस को बहुत ही टुकड़ों में पढ़ा, पोस्टमार्टम की तरह पढ़ा, तो कहीं कोई एरर मिली ही नहीं, कोई कंसेप्ट ऐसा मिला ही नहीं जो मैंने बताया हो ये मैंने ऐसे बताया था इसमें एरर, ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं मिला जो मैंने आपको बता रखा और इसमें आपको मिल गया। तो जो जो चीजें आपको बताई गई है, जो जो कंसेप्ट आपको आते हैं, बस अगर आपको मिलेगा तभी आपको एरर लगानी है, नहीं तो आप नो एरर लगाएंगे। और नो एरर लगाने से पहले एक बार रुक के जरा चेक कर लें जो वर्ब यूज हो रही है वो सेम पार्ट, वो सेम टेंस की यूज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, कैसे चेक करूंगा, देखिए यहाँ पर हमने चेक करा, यहाँ पे वुड आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अनाउंस आ रहा है, सही है। यहाँ पे इम्पेक्टेड आ रहा है, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म से भी हम एडजेक्टिव बना सकते थे अगर एडजेक्टिव बनाने की बात आती है तो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म से भी हम एडजेक्टिव बना सकते, लेकिन बात पास्ट में चल रही है इसलिए मैंने एडजेक्टिव जो बनाया वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाया, इसलिए यहाँ पे इम्पेक्टेड सही है। अगर इम्पेक्टिंग होता तो यहाँ पर ये वाला टेंस यूज नहीं होता, तो हम यहाँ एरर लगा दें, ठीक है। और ये जो विल बी इन्फॉर्म लिखा गया पैसिव वॉइस में बना है, इसमें ऐसा मत समझना कि सर विल भी लगा दिया वुड भी होना चाहिए, ऐसी कोई इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, इस सेंटेंस में जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर नो एरर का आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे सब कुछ समझ में आ रहा होगा, तो प्लीज एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, 30 सेकंड का टाइम आपको दे रहा हूँ। टाइम ओवर हो गया है, उम्मीद करता हूँ सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। देखिए मेरी जो अप्रोच होती है कोई भी क्वेश्चन में, मेरी अप्रोच ये होती है कि हमको पता कैसे चलेगा एरर कहाँ है या दिक्कत क्या है, हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे। अब यूट्यूब पे मैं अक्सर देखता हूँ, उनको पता रहता है आंसर या उनको पता है यहाँ एरर है तो वो सीधा वहीं आ जाते हैं, ये एरर। अरे भाई स्टूडेंट, एक नॉर्मल स्टूडेंट कैसे पूछेगा, आप वो रास्ता तो बताओ उसको, वो आप कोशिश तो करो बताने की, वो फॉलो करेगा आपको। अगर वो आपको फॉलो करेगा तो वो भी आपकी तरह सोचेगा ना इस तरीके से एरर। अगर आप सीधा ही एरर पे जंप मार दोगे तो उसको बाकी के जो डाउट आ रहे हैं वो कैसे क्लियर करेगा, ठीक है। तो मेरी जो अप्रोच रहती है मैं एक एक चीज को पढ़ते हुए चलता हूँ, सही होती जाती है तो वो मैं अपनी नजर से निकालते रहता हूँ, फिर जहाँ डाउट लगता है उसको एक बार और पढ़ लिया, हाँ ये कंसेप्ट तो ये दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना। अगर कोई आपको एरर मिलेगी नहीं, कोई कंसेप्ट क्लिक ही नहीं होगा कंसेप्ट, तब आपको या तो स्किप कर देना है, अगर आप कॉन्फिडेंट है तो नो एरर, ठीक है। स्किप करना ज्यादा अच्छा है गलत करने से, ठीक है। स्किप करना इज मच बेटर देन इनकरेक्ट योर आंसर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द स्पेस क्राफ्ट, ठीक है, द स्पेस क्राफ्ट एक ही है, डॉक्ड लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। डॉक्ड विद द स्टेशन मोर देन 6 आवर्स, ये मुझे चेक करना था, अगर 6 लिखा गया तो आगे हार्स कब आना चाहिए, अगर आगे नाउन नहीं है तो देखिए आगे नाउन नहीं है, आफ्टर लगाओ प्रिपोजिशन 6, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे कोई एरर नहीं है, यहाँ ए ऑप्शन में कोई भी एरर नहीं लग रही, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। आफ्टर द लॉन्च, आफ्टर द लॉन्च कोई दिक्कत नहीं, आफ्टर एक प्रिपोजिशन है ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आगे चलते, कोमा आ रखा है तो देखिए कोमा अगर आएगा तो नया सब्जेक्ट आएगा, चलिए नया सब्जेक्ट देखते हैं। एंड दी 3, ये लिखा हो, 10 हो 15 एस्ट्रोनॉट वर ग्रीटेड विथ वार्म्स हग्स। अच्छा यहाँ पे देखिए दी 3, जैसे ही 3 आया, जैसे यहाँ पे 6 आया था, मेरा इंटेंशन क्या आगे चेक कर लूँ नाउन प्लूरल है या नहीं, और एक चीज और चेक कर लूँ इसके आगे तो कोई नाउन नहीं है, तो इसके आगे नाउन नहीं था तो मैंने चेक करा प्लूरल होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे 3 पढ़ा, तो 3 पढ़ा तो नाउन मेरा क्या होगा, लास्ट वाला नाउन होगा ना, ये तो बताया जा रहा है एस्ट्रोनॉट कौन से थे, तो आगे मुझे चेक करना पड़ेगा कोई और नाउन तो नहीं, कोई और नाउन नहीं था, तो इसका मतलब ये जो नाउन था मेरा लास्ट वाला ये प्लूरल होना चाहिए, बस सिंपल सी है, बहुत ही सिंपल। तो यहाँ पे मुझे क्या चेक करना था, अगर ये 3 लिखा गया है तो मतलब मैं गिन पा रहा हूँ, अगर मैं गिन पा रहा हूँ तो वो एक से ज्यादा चीज होनी चाहिए, तो अगर एक से ज्यादा चीज होनी चाहिए तो ये एस्ट्रोनॉट्स होने चाहिए थे ना कि एस्ट्रोनॉट, क्या होने चाहिए थे, एस्ट्रोनॉट होने चाहिए। क्लियर है बात, ठीक है। ये तो इसका नाम है, ये मैं सोच लेना 15 एस्ट्रोनॉट बोल रहा हूँ, ये तो उसका नाम है, ठीक है ना, ये उस एस्ट्रोनॉट का नाम बोला गया, तो इसके लिए वर आया है, वर किसके लिए आया, यहाँ पे 3 एस्ट्रोनॉट्स की बात, तो ऑप्शन नंबर
ए ये रहा पूरा यहाँ से लेके आता, बी ये रहा, ऑप्शन नंबर सी में एरर है इसमें, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाइए। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को इसका आंसर मिल। टाइम ओवर। उम्मीद करता हूँ सभी को इसका आंसर मिल गया होगा। आगे फिलिंदा ब्लैंक्स है, फिलिंदा ब्लैंक्स भी करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये पूरे फुल फॉर्म है ग्रोथ की फुल फॉर्म है, तो इसको हम एक, आप कह सकते हैं, या तो आप इसको एक टीम मान लो, या एक कमेटी मान लो, या एक ऑर्गेनाइजेशन मान लो, कुछ भी मान लो, मानोगे एक ही मानोगे, क्योंकि ये पूरा एक फुल फॉर्म दे रखा है। तो ग्रोथ, तो यहाँ पर एग्जाम, ये जो ग्रोथ है इज इंडियाज फर्स्ट फुली रोबोटिक ऑप्टिकल रिसर्च। तो फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है, रिसर्च है टेलीस्कोप की, ठीक है, और कैसी है, फुली रोबोटिक ऑप्टिकल रिसर्च है। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी यहाँ पर एरर नहीं, आगे चलते। डेवलप, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल का भी लफड़ा नहीं, आगे चलते हैं। जॉइंटली बाय, देखिए यहाँ पर जॉइंटली ये वर्ब है, इसके इन्होंने बाद लगा दी, कोई दिक्कत नहीं, वर्ब के आसपास भी एल वाई वाले वर्ड आ सकते हैं। जॉइंटली बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। देखिए इसमें जो एरर है बहुत ही सिंपल सी इसमें एरर है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ये भी एक शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म दे रखा है। यहाँ पे जो दे रखा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, ये भी एक शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म दे रखा है। तो बेसिकली जब भी हम शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म लिखते हैं, तब या तो आर्टिकल दा आता है, नहीं तो जब भी आप इंस्टीट्यूट, किसी भी इंस्टीट्यूट का अगर आप नाम लिखेंगे तो आपको आर्टिकल दा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर पढ़ने से ही पता लग रहा है, अगर आपने यहाँ पर आर्टिकल दा लिखा है द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, तो यहाँ पर भी आपको लिखना था एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। तो इसका जो आंसर बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट। उम्मीद करता हूँ सभी को ये जो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अब हम चल रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। चलिए अब आप सभी के सामने फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आ गए। अब फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आप लोग बनाइए। 30 सेकंड का टाइम आप सभी को दे रहा हूँ, ये रहा आप सभी के सामने 30 सेकंड का टाइम। चलिए टाइम ओवर हो चुका है, टाइम ओवर हो चुका है। बताते हैं इसका सही आंसर किस तरीके से आपको पता लगेगा। देखिए सबसे पहले अपन चेक कर लेंगे कि भाई यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा आएगा। जब भी मेरे सामने फिल इन द ब्लैंक्स आता है ना एग्जाम में, या जब भी फिल इन द ब्लैंक्स का कोई भी क्वेश्चन आता है, तो मैं पहले ये चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच कौन सी आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आर्टिकल ए लग रहा है और यहाँ पर कोई भी दूसरा वर्ड नहीं है, तो मैं समझ गया यहाँ पर जो आएगा वो नाउन ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे आर्टिकल दा है, लेकिन यहाँ पर जो मेरा लास्ट वाला है कंसिक्वेंस, ये मेरा नाउन है। अगर ये मेरा नाउन है तो इसके पीछे मुझे एडजेक्टिव ही लिखना है, और मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ सभी वर्ब की आईएनजी फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, सभी क्या लिखा हुआ है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म से इनको एडजेक्टिव बनाया गया है, क्योंकि जो हमारा टेंस है वो प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इसलिए सभी को वर्ब की आईएनजी फॉर्म से एडजेक्टिव बनाया गया। तो यहाँ पर सीधा सीधा मुझे ये लग रहा है, अगर मैं चेक करूं कि नाउन कौन कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर सभी नाउन दे रखे। तो जब सभी मेरे को नाउन दे रखे हैं भाई, तो मैं यहाँ पर ग्रामेटिकली नहीं इसको एलिमिनेट कर पाऊंगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर और थोड़ा सा इन डेप्थ सोचता हूँ, और मैं इसका आंसर लगाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए मैं क्या सोचूंगा, मैं यहाँ पे चेक करूंगा, एक बार पढ़ के आऊंगा, अब मुझे रीडिंग का सहारा लेना पड़ेगा।
क्योंकि फिलिंदा ब्लैंक्स हो गए, क्लोज टेस्ट हो गए, आरसी, ये सब थोड़ा बहुत रीडिंग की कमांड आपकी होनी चाहिए, तभी आप ग्रामर और रीडिंग को मिक्स करके अपना आंसर लगा सकते हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है? वी आर्ग्यू दैट फेलिंग चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स आर नॉट अ डैश फॉर द फैक्ट, आर नॉट अ डैश फॉर अ फैक्ट। तो चलिए चेक करते हैं। आर नॉट अ डैश फॉर, आर नॉट अ रीजन फॉर नहीं आएगा, रीजन ऑफ होना चाहिए था। आर, अच्छा, आर नॉट अ, देखिए ये तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ये ई से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये वोवल आ रहा है, इसके साउंड में क्या आ रहा है? वोवल साउंड आ रहा है। तो वोवल साउंड अगर आ रहा है तो आर्टिकल ए आएगा नहीं, तो ये तो पहले मैंने काट दिया। मैनिफेस्टेशन हो नहीं सकता, मैनिफेस्टेशन भी काट दिया। ठीक है, अब देखते हैं सिग्नल। सिग्नल के बाद क्या आता है? सिग्नल ऑफ, तो सिग्नल भी नहीं हो सकता। सिग्नल के बाद फोर नहीं आएगा। सिग्नल ऑफ, इस चीज का सिग्नल मिल रहा है, इस चीज का सिग्नल दे रहा है, तो सिग्नल भी नहीं आएगा। तो अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन पे जाएंगे तो कंसोलेशन बैठ सकता है। अब अगर आपको इतना भी नहीं आ रहा, यहाँ से भी नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पर आ जाइए, क्योंकि एक एडजेक्टिव ढूंढना आसान होगा। क्यों आसान होगा? हमारे को अगर ये पता लग जाए कि एडजेक्टिव में पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो हम यहाँ पर थोड़ा बहुत दिमाग लगा के अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलो चेक करते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? नोट अ डैश फॉर दी, इसको छोड़ दो, मान लो नहीं मिला, अभी इसको छोड़ दो। a dash for the fact that a large portion of children still suffer, वो अभी भी सफर कर रहे हैं, किससे? the dash consequence। अच्छा, consequence का आप सभी को मतलब पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ही इजी है, रिजल्ट होता है। तो वो डैश सफर कर रहे हैं, कोई चीज से अगर हम सफर कर रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ वो नेगेटिव होता है, जब भी तो हम सफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें नेगेटिव चाहिए। तो देखिए नेगेटिव वर्ड जो आपको मिलेगा वो डिवास्टेटिंग मिलेगा। डिवास्टेटिंग कंसिक्वेंस, डिवास्टेटिंग मतलब बहुत ही खतरनाक, भयानक इसके रिजल्ट हो सकते हैं। कैसे रिजल्ट? ऑफ एक्यूट एंड क्रोनिक माल न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे जो एक्यूट लिखा रहा है बहुत ही शार्प, बहुत ही सीवियर, एंड क्रोनिक, क्रोनिक का मतलब ये होता है कोई भी चीज बहुत ही लंबे समय से चली आ रही है, ठीक है, तो उसको हम क्रोनिक कहते हैं। माल न्यूट्रिशन आप सभी को पता है, न्यूट्रिशन की कमी होने को माल न्यूट्रिशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव से अगर आप आंसर लगाते तो भी आप डिवास्टेटिंग तक जरूर पहुंचे। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पहला फिल इन द ब्लैंक्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो थोड़े से लेवल अप, उसमें थोड़ा सा ज्यादा आपको सोचना है। चलिए इसको बनाइए, 30 सेकंड का टाइम आप सभी को दे रहा हूँ। ये बहुत इजी, इसमें आप मार्क्स ले जा सकते हो बढ़िया तरीके से। चलिए अब देखिए इसमें आपको क्या चेक करना था, पहले आप ग्रामर लगा लीजिए। ग्रामर लगाने से क्या होता है, अगर ग्रामर से रिलेटेड कोई ऑप्शन एलिमिनेट होगा तो वो आसानी हो जाती है। ठीक है, देखिए कैसे ग्रामर लगेगी। आपने यहाँ पे देखा डैट आ रखा है, तो डैट के बाद मैंने आपको दो चीजें बताई, या तो वर्ब आएगी या फिर एक न्यू सब्जेक्ट आता है। वर्ब तो आ नहीं सकती क्योंकि देखिए एक वर्ब और लगी हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई सब्जेक्ट ही आया होगा, तभी एक ये और एंड के बाद एक ये दो मिलके दो हो गए और आर इसके लिए आया, मतलब एक यहाँ पर कोई नाउन आ रखा होगा या कोई सब्जेक्ट आ रखा होगा और एक ये आ रखा होगा, तो दो हमारे मिलके, मतलब दो नाउन मिलके हमारा एक सब्जेक्ट जो बनेगा प्लूरल बनेगा, तभी आ रहा है। क्लियर है, ये हमने ग्रामर लगाया। तो अब हम एक बार ऑप्शन एलिमिनेशन करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे नाउन ही होना चाहिए क्योंकि नाउन ही हमारा सब्जेक्ट बनेगा, एक ये नाउन और एक ये नाउन दोनों मिलके आर कर दें क्योंकि दोनों मिलके प्लूरल बना रहे हैं, तो यहाँ पे नाउन चाहिए। तो देखिए ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, या तो हमारे आंसर में ये आएगा या ये आएगा या फिर ये आ सकता है। अच्छा, ड्यूअल का मतलब ये होता है, आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें मैंने ड्यूअल बताया, ड्यूअल हाइलाइट्स करके क्वेश्चन आया था, शायद चाइना और बांग्लादेश का था। ड्यूअल का मतलब होता है लड़ाई हो जाना, ठीक है, ड्यूअल का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना, ठीक है, या लड़ाई होना ना, या फिर क्लैश ऑफ यूज होता है, ठीक है, क्लैश ऑफ हो जाना। तो इसका मतलब ये है, हम यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ते हैं समझते हैं बोला क्या जा रहा है। सम में डैश, डैट, डैश एंड ग्रीड आर जस्ट ह्यूमन नेचर। तो एक तरफ यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ग्रीड मतलब लालच, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, लड़ाई झगड़ा, आर जस्ट ह्यूमन नेचर। तो क्या ये ह्यूमन नेचर में है? तो आप ऐसा लिख सकते हैं क्या कि ड्यूअल, ड्यूअल यहाँ पर होता है, ड्यूल मैंने आपको जिससे बताया कि क्लैश ऑफ हो जाना, तो क्लैश ऑफ जनरली किसी देश के बीच में हो रहा है
या किसी दो दो संगठन के बीच में होता है, तो यहाँ पे ड्यूअल आएगा कार्ड। ठीक है, अब हमारे पास बचा रिलायबिलिटी और कन्फ्रंटेशन। अब कौन सा आएगा? तो अब के लिए आपको यहाँ पर ये वाले वर्ड्स पे थोड़ा सा फोकस करना। तो यहाँ पर क्या आएगा? सब में आर्ग्यू, कुछ लोग ऐसा आर्ग्यू करते हैं। क्या आर्ग्यू करते हैं? दैट कन्फ्रंटेशन एंड ग्रिड आर जस्ट ह्यूमन नेचर। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है आमना सामना करना, आमना सामना करते हैं, और जो लालच होता है आर ह्यूमन नेचर, ये ह्यूमन नेचर का, ये एक ह्यूमन नेचर है इन दोनों चीजों को मिला के। तो यहाँ पे जो सही बैठेगा वो बैठेगा आर्ग्यू कर। रिलायबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि रिलायबिलिटी होगी किसी चीज के ऊपर हो, तो हमें बताना पड़ेगा रिलायबिलिटी हम किसके ऊपर करें, किसके ऊपर हम रिलायबल है। तो यहाँ पर उसका कोई भी सेंस नहीं है, तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वाला फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं क्लियर कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको बनाइए, इसका आंसर क्या होगा चलिए देखते हैं। टाइम ओवर हो चुका है, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने अपना आंसर पिक कर लिया होगा। अब देखिए सबसे पहले ग्रामर लगा लें। ग्रामर लगाने से क्या होता है? ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है। देखिए ग्रामर ऐसे लगेगी, यहाँ पे आर्टिकल डाल रखा है तो ये इफेक्ट नाउन होगा। अब जो भी आएगा, अब जो भी आ रहा होगा वो एडजेक्टिव आना होगा। क्या है? चलिए एक चीज ये देखिए, इन्होंने सारे ही एडजेक्टिव ले रखे, इसीलिए मैं कह रहा था थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा सा लेवल अप करा है मूक का। ठीक है, तो ग्रामर से अगर आप कोई चीज नहीं पकड़ पा रहे हैं, कोई मतलब फिल इन द ब्लैंक्स हो गया या इस तरीके की जो भी चीजें हो गई, अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ा सा उसमें वोकेबलरी का टच दिया गया है। तो आपको रीडिंग और वोकेबलरी की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप उन क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे विल बी के बाद सभी को पता है थर्ड फॉर्म आएगी, तो देखिए इन्होंने थर्ड फॉर्म सभी में डाली है। तो अब इसका मतलब क्या है? अब हमें कैसे चेक करना है? अब हमें इसको थोड़ा बहुत ग्रामर थोड़ा बहुत पढ़ के चेक करना है। तो हमने पढ़ा दी डैश इफेक्ट करके ऑफ एन एक्सटेंडेड मॉनसून एंड अ नॉर्मल विंटर इफ एट ऑल। ओके, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो डैश इफेक्ट है, कुछ डैश इफेक्ट होंगे किसके? ये जो एक्सटेंडेड मॉनसून हुआ है और जो नॉर्मल विंटर अभी चल रही है, इफ एट ऑल अगर ये होते हैं, विल बी डैश ओनली इन द कमिंग क्वार्टर। ये डैश होंगे सिर्फ कब? आने वाले क्वार्टर्स में। तो क्या होंगे ये? क्या होंगे ये? क्या होंगे ये? रिफ्लेक्ट होंगे। ये ऐसे आपको है, ठीक है, ऐसे आपको ऑप्शन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? The Binnings effect of an extended monsoon and a normal winter, if at all, अगर ये होते हैं, will be reflected only in the coming quarter। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा रिफ्लेक्ट होंगे, इसके जो भी इफेक्ट है वो बाद में रिफ्लेक्ट होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, चौथा पैराजम, चौथा फिल इन द ब्लैंक्स है। टाइम ओवर हो चुका है, उम्मीद करता हूँ सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं, क्या आएगा इसमें चेक करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे को क्या चेक करना है? डेवलप्ड नेशन। ठीक है, एक से ज्यादा है, ये हटा दो, बाकी सब आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, डेवलप्ड नेशन की बात होगी। क्या आगे बढ़ते? ऑल द नेसेसरी सिविक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, विच देयर सिटीजन डैश। अब क्या आएगा? देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? जो नेशंस ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके, जो नेशन ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? वर बिल्डिंग आएगा। क्या वो अभी भी बिल्ड कर रहे हैं? यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं। तो जब ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं तो हमें कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा जो ऑलरेडी बिल्ट भी हो चुका है। डेवलप्ड नेशन हैव बिल्ट,
उन्होंने बिल्ड कर लिया, उन्होंने बना लिया है। क्या बना लिया है? ऑल दी नेसेसरी सिविक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बना लिए हैं, विच जो कि देयर सिटीजन, जो कि उनके सिटीजन क्या कर रहे हैं? आर एंजॉय कर। क्लियर है? इस तरीके से इसको डिकोड करना। तो देखिए सेंटेंस की हिंदी करना और उसको किस वे में हिंदी करनी है, किस वे में उसका अर्थ निकालना है, ये भी बहुत मायने रखता है। तो ये अप्रोच भी मैं आपको, देखिए आप देख पा रहे होंगे, पहले जो मेरे मूक थे उसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रहा था। अब जो मैं मूक लेकर आ रहा हूँ थोड़े डिफिकल्ट इसलिए ले रहा हूँ जिसमें ग्रामर और रीडिंग दोनों का टच हो, जिससे कि आपको पता लग पाए कि रीडिंग बेस किस तरीके से करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रीडिंग का भी टच मैं थोड़ा थोड़ा लेकर आ रहा हूँ आप सभी के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और मैं जो इतना बड़ा टारगेट मैंने लिया है आप लोगों के लिए, आप ही के सपोर्ट से मैं पूरा करता हूँ। ठीक है, चलिए ये अब आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छा ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं मिस स्पेल्ड के क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, वीडियो को यहीं रोकते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पीडीएफ वहां पर आपको सारे सेशन की पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, तो सारी पीडीएफ आपको मैं वहां दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, जब तक के लिए थैंक यू। और ये सारे जो क्वेश्चन है, ये जो सारे कंसेप्ट है, ये सब कंसेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ मेरे पेड ग्रुप से, मेरे पेड चैनल से, या मेरे पेड कोर्स से। ठीक है, तो आप आज ही इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सारा कुछ इन डिटेल प्रीलिम से लेके मेंस तक मैंने करा रखा है। अगर आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा बेनिफिट अगर हो रहा है, या जरा सा भी बेनिफिट अगर आपको हो रहा है, तो कोर्स से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ सीक्वेंस में इन डिटेल पढ़ा है और रेगुलर टेस्ट भी इसमें होते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।